वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर शफ़ी ख़ान आपसे मुखातिब हूँ एंड वी आर लर्निंग इन दिस चैनल स्पोकन इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर। हम इसमें एक साथ अंग्रेज़ी ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश एंड सेंटेंसेस सीख रहे हैं, हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, और अंग्रेज़ी में वाक्यों को कैसे बनाएं वो हम सीख रहे हैं। आइए आज हम सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है और इसकी तीनों या यूं कहें हम चारों कैटेगरी में, यानी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये चारों फॉर्म में हम सेंटेंसेस देखेंगे कि इसके पॉजिटिव यानी सकारात्मक सेंटेंस कैसे बनते हैं, फिर नकारात्मक कैसे बनते हैं, और फिर प्रश्नवाचक कैसे बनते हैं, और फिर प्रश्नवाचक नकारात्मक कैसे बनते हैं। यही वो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है जो हमारे अंग्रेज़ी बोलने में और हमारे अंग्रेज़ी बोलने पर प्रश्न बनाने में काम आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हिंदी में नाम होता है अनिश्चित वर्तमान काल, और सेकंड नाम है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी साधारण वर्तमान काल। तो अभी तक आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो पिछले वीडियोज़ हैं कई तरह के मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं उनको भी देखते रहें, और इसे भी आपसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखें। कई इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं, तो आखिर तक वीडियो देखिएगा और समझ में आए तो लाइक करिएगा, लेकिन इसमें अपने सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर आपके कुछ ओपिनियंस हों, कुछ विचार हों, कुछ कमेंट्स हों, कुछ सजेशंस हों, सुझाव हों, तो वो भी मैं उनका स्वागत करता हूं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं, आप ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं पहले हिंदी के सेंटेंसेस, और उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फार्मूला कैसे बनता है, या सूत्र कैसे बनता है, या वाक्य की संरचना कैसे होती है, वो हम देखते हैं। चलिए स्ट्रक्चर यानी सूत्र, आप इसको किसी भी नाम से कह सकते हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने कहा, ये खाका भी हो सकता है, वाक्य की रचना भी होती है, वाक्य की संरचना भी होती है, कुछ लोग सूत्र कहकर भी इसको पुकारते हैं। जो भी आप कह लें, ये है वो सूत्र जिसके माध्यम से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनने वाला है। आइए पहले हम इसमें देखें कि इस सूत्र में है क्या क्या, इनके नाम क्या हैं और इनके काम क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर विषय भी होता है। आप अंग्रेज़ी में देखें, ये सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूँ मेरे सारे वीडियोस में। अगर आप इसको लगातार देखते रहेंगे तो आप काफ़ी कुछ इसमें अलग अलग चीज़ें भी देखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको जो है इन्फॉर्म भी करता रहूँगा कि किसी वर्ड्स के पीछे में, यानी कॉन्टेक्स्ट में उसकी मीनिंग क्या है और बिहाइंड द कॉन्टेक्स्ट मीनिंग क्या है। जैसे मैंने अपने वीडियोस में हमेशा कहा है कि डिक्शनरी नेवर शोज़ मीनिंग, डिक्शनरी कभी मीनिंग नहीं बताती। तो मीनिंग कौन बताता है? कॉन्टेक्स्ट बताता है। एक ही वर्ड के 5, 10, 15, 20 मीनिंग आपको डिक्शनरी में मिल जाएंगे, लेकिन वाकयतन कौन सा वर्ड की कौन सी मीनिंग किस कॉन्टेक्स्ट के लिए फिट बैठती है, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट ही बताता है। अब यही हमारा सब्जेक्ट है। हम सब्जेक्ट को विषय के नाम से जानते हैं। सब्जेक्ट यानी विषय भी होता है, सब्जेक्ट यानी प्रजा भी होता है, प्रजा। और सब्जेक्ट यहाँ पर हम जो ले रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट से हमारी मुराद है वो है कर्ता, यानी करने वाला, कि जिसके ज़रिए काम किया जाए या जिसके ज़रिए किए जाने वाले काम को महत्व दिया जाए, यानी कर्ता को अगर हम महत्व दे रहे हैं तो वो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा। तो मैंने आपके इसके अर्थ बता दिए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए आता है, ये मैंने लिखा है वी फर्स्ट है। ये इसको 6 मत बनिए। रोमन लेटर्स में, ये रोमन डिजिट में ये 6 कहलाता है, मैंने 5 और इसके साथ ये 1 मिला हुआ है, तो ये 6 कहलाता है। लेकिन यहाँ पर मेरा अर्थ है वी यानी वर्ब और फर्स्ट यानी फर्स्ट, पहला रूप। अब फिर मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ, हर चीज़ आप इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि यहाँ जो ये वर्ब है ये वास्तव में 5 रूपों में हमारे सामने आती है, 5 फॉर्म्स में।
जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया है, फिर मैं दूंगा आपको एग्जाम्पल कि हर एक व्यक्ति की रिकॉग्निशन हर एक समय पर और स्थान पर परिवर्तित हो जाती है। अगर एक टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो स्टूडेंट्स के सामने टीचर कहलाता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर कहीं ट्रैवलिंग करने लगे, कहीं सफ़र करने लगे तो वह यात्री हो जाता है। लेकिन वही सेम व्यक्ति अपने घर जाए तो वो अपने बच्चों के सामने फादर होगा, पिता होगा, और अपनी पत्नी के सामने वह पति होगा, और वही व्यक्ति यदि हॉस्पिटल चला जाए तो वो पेशेंट होगा। तो कैसे रूप बदलते जाते हैं एक व्यक्ति के, वही रूप यहाँ वर्ब के बदलते हैं 5 तरह से। इनके ग्रामेटिकल नाम है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और सिंगुलर नंबर ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल नंबर में होती है। तो जितनी भी वर्ब्स हैं, जितने भी हमें एक्शन कार्य करते हुए नज़र आती हैं, ये वर्ब्स कहलाती हैं। ये 5 फॉर्म्स में होती हैं। शब्दों पर भी ध्यान रखिएगा, मैंने फॉर्म्स कहा है, यानी रूप कहा है, प्रकार नहीं कहा है। प्रकार के लिए अंग्रेजी में वर्ड आता है काइंड। काइंड का यदि अर्थ करते हैं तो वो दूसरा हो जाता है। तो मैं अभी आपसे वर्क को जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर में, मैं इनसे आपका परिचय करवा रहा हूँ ताकि आप इसको समझ लें कि जो मैंने लिखा है वो है क्या। तो सब्जेक्ट का अर्थ समझ में आ गया आपको। अब ये डिटेल जब आएगी सेंटेंस के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ये और क्लियर हो जाएगी। मीनिंग बता चुका हूँ मैं आपको, और ये वर्ब को भी मैंने क्लियरिफाई किया आपसे कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब का ये प्रेजेंट टेंस है। ग्रामेटिकल नेम उसका होगा प्रेजेंट टेंस। बोलचाल की भाषा में वर्ब का पहला रूप यानी क्रिया का पहला रूप अंग्रेजी में। और ये देखिए, ये ब्रैकेट में लिखा है मैंने एस, फिर कॉमा लगाया है ईएस, फिर कॉमा लगाया है आईईएस, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का परिवर्तन इन 3 प्रकारों में से किसी एक प्रकार से होता है। कुछ वर्ब में एस लग जाता है, जैसे टेक है तो टेक्स, मेक है तो मेक्स। इसी प्रकार से कुछ में ईएस लगता है, जैसे गो, गोज, और कुछ चीज़ों में आईईएस लगता है। ये फ्लाई, फ्लाईज, यानी फ्लाई यानी उड़ना या उड़ाना, उसको अगर वाई हटाकर आईईएस लगाया जाता है। इसी प्रकार से क्राई यानी चिल्लाना। अब देखिए, क्राई का भी मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ। क्राई माने चिल्लाना भी होता है और रोना भी होता है, लेकिन ये रोने में फ़र्क है। जब कोई वयस्क आदमी रोता है, एडल्ट रोता है, तो उसके लिए अंग्रेजी में एक डिफरेंट वर्ड आता है वीप, WEEP, वीप यानी रोना, दहाड़े मार के रोना। लेकिन जो बच्चा है वो रोता भी है और चीखता भी है। तो चीखने के अंदाज में या बच्चों के रोने के लिए हमेशा क्राई वर्ड का यूज़ करते हैं, वीप का यूज़ नहीं करते। वीप का यूज़ से केवल एडल्ट लोगों के लिए या बड़े लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो कैसे मीनिंग को चेंज कर देता है। तो क्राई का अगर हम फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे, वो आपका सिंगुलर नंबर बनाएंगे, तो उसमें देखिएगा कि वाई को हटाकर आईईएस लगाया जाता है। एक बात मैं और आपको बताता चलूं कि मैं अपने वीडियोस को ज़्यादा एडिट नहीं करता। कई बार हो सकता है कि कुछ कहने में शब्द इधर उधर हो जाए, तो थोड़ा सा नज़रअंदाज करिएगा, माफ़ कीजिएगा। लेकिन मैं फिर उसको अगर मैं समझूंगा कि मैंने यहाँ पे गलत आपसे उच्चारण कर दिया है या गलत बोल दिया है, तो मैं उसको रिपीट करके फिर उसको ठीक कर लूँगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि एडिट नहीं करता मैं। इसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट आया। ऑब्जेक्ट में वो आता है जो कर्म है। फिर से देखिए, सब्जेक्ट यानी कर्ता, करने वाली चीज़ें। इसके बाद में ये वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, और फर्स्ट फॉर्म में ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ही ये स्थिति बनती है। वर्ब का ये रूप किसी और टेंस के साथ में यूज़ नहीं किया जाता है, केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ में किया जाता है। और ये ऑब्जेक्ट हमारा कर्म होता है। तो ये तो मैंने आपको परिचय कराया इन शब्दों से जिनका हमने इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है। अब हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर में, अब ये इनके एग्जाम्पल देखते हैं और इनको हमने इस स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे किया है। बिल्कुल समझ में आने वाला है। अगर आपने ज़ीरो से भी स्टार्ट किया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू विल लर्न इट परफेक्टली। बहुत ही पूर्ण रूप से और सही ढंग से आप सीखेंगे। केवल इतना ध्यान रखिए कि मेरा ये प्रयास होगा, जिन शब्दों को मैं उच्चारित कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, उन शब्दों की मैं आपको मीनिंग भी बताता चलूँ और उनके काम भी बताता चलूँ।
जब तक हम शब्दों के अर्थ को गहराई से नहीं जानते तब तक हमें समझ में नहीं आता। अगर मैं केवल सब्जेक्ट बोलकर अगर यहाँ से निकल जाऊँ तो हमारे लिए वो कई डाउट्स क्रिएट करता है। इसलिए मैंने बताया कि एक ही शब्द की मीनिंग बहुत होती है। जैसे मैंने सब्जेक्ट बताया, विषय भी होता है, प्रजा भी होता है, और यहाँ कर्ता हो रहा है। तो हम ये देखेंगे कि उस शब्द के अर्थ को किस कॉन्टेक्स्ट में लिया जा रहा है। तो ये समझ लीजिए कि कॉन्टेक्स्ट हमेशा मीनिंग बताता है, डिक्शनरी केवल हमारी सहायता करती है कि भाई ये 4-5 मीनिंग है, ये 10-12 वर्ड्स हैं, अब आपके काम का कौन सा है आप ले लीजिए। अब कौन से हमारे काम का है ये कौन बताएगा? ये कॉन्टेक्स्ट बताएगा। भाई किस पस मंज़र में बात हो रही है, किस संदर्भ में बात हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, अगर वो हमारी क्लियर है तो वो शब्द उसमें वहाँ पर बैठता है। ऐसा ही हिंदी में भी होता है, हमारी बोलचाल में भी होता है, और अंग्रेज़ी में भी होता है। ये बहुत सामान्य सी और जनरल बात है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ें या बहुत मुश्किल चीज़ें समझने वाली नहीं है। आइए हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरह के सेंटेंस आते हैं। तो इसकी पहचान है कि इसमें ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हूँ आता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब जो सेंटेंस की जो पहचान बताई गई है उसमें ना आप कभी उसमें कमी करेंगे ना बेशी करेंगे, ना उसमें ज़्यादती करेंगे ना उसमें कमी करेंगे। ता हूँ मतलब ता हूँ, रहा, रही, गा, गी तो बोला नहीं, था, थी भी बोला नहीं। तो जो नहीं कहा गया है उसे आप ऐड मत करिएगा। ये सेंटेंस का ये बनावट ही वास्तव में टेंस की बनावट होती है। मतलब इसमें वही सेंटेंसेस आएंगे जिनके हिंदी के वाक्यों के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो आता है। ये बोल चाल के हम आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो ता हूँ पे ध्यान दीजिएगा। ता हूँ तो ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहचान कैसी है? वाक्य ने खुद बताया, है ने बताया प्रेजेंट, और ता, ती, ते ने बताया इंडेफिनिट या सिंपल। थोड़ी सी प्रैक्टिस में कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। आफ्टर लर्निंग एनी कॉन्टेक्स्ट एनीथिंग, इफ यू विल नॉट मेक प्रैक्टिस एट होम एंड फ्रीक्वेंटली यू विल नॉट लर्न, दैट यू विल नेवर लर्न। दैट इज द नेचुरल प्रोसेस, इट इज अ नेचुरल लॉ। Whenever you want to learn anything, you have to give some time and frequently and consistently, then you will revise it, then you will learn it forever. किसी भी चीज़ को जब हम फ्रिक्वेंटली करते हैं, कंसिस्टेंसी हमारे लिए ज़रूरी है। अगर कंसिस्टेंसी सीखने में नहीं होगी, कुछ समय के लिए आपको वो याद हो जाएगी, याद रह भी सकती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू विल फॉरगेट इट। आप उसको भूल जाएंगे। इट इज़ ह्यूमन नेचर, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। The fault is that you have not made practice actually properly. आपने वास्तव में सही मानों में पूर्ण रूप से प्रैक्टिस नहीं की, then you will forget it. तो फिर आप इसको भूल जाओगे। तो don't forget it and make practice frequently. एक नियमित अंतराल में इसकी आप प्रैक्टिस करते रहें। आपकी गारंटी है कि आप कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको जीवन में दोबारा सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आज आपने इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देख लिया, 1 या 2 बार इसको पॉज करके देखें, इसको रिपीट करके देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस तो आज आप समझने ही वाले हैं, नो डाउट एट ऑल। देखिएगा आगे इसको। ये मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर, वाक्य की संरचना। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। मैं किताब पढ़ता हूँ, तुम किताब पढ़ते हो, हम किताब पढ़ते हैं, वह किताब पढ़ती है। तो ये जितने भी ता है, ती है, ते हो, सारी चीज़ें आ गई। अब एक एक सेंटेंस के माध्यम से हम देखेंगे हिंदी के वाक्य की संरचना अलग होती है और अंग्रेजी के वाक्य की संरचना अलग होती है। संरचना मतलब बनावट, किस शब्द के बाद कौन सा शब्द आता है। हिंदी में ये अलग होता है और अंग्रेजी में थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग होता है। कैसे? जैसे ये मैं किताब पढ़ता हूँ, अगर आप इसका एनालिसिस करें, इन शब्दों का अगर आप अलग अलग करके देखें तो मैं जो है अलग हो गया। मैं हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी कर्ता, करने वाला है, लेकिन किताब यहाँ ऑब्जेक्ट आ गई है। और ये पढ़ना जो है वर्ब है, पढ़ता हूँ वर्ब है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, पढ़ना। लेकिन अब अंग्रेजी में जब हम बनाएंगे तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, यानी आई आएगा। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगी, यानी पढ़ना आएगा। और फिर क्या आएगा? बुक, यानी कर्म आएगा।
तो ये प्लेसमेंट ठीक देखिए हो रहा है। ये मैं किताब पढ़ता हूँ, लेकिन अब ये मैंने देख लिया हिंदी का वाक्य हो गया। अब इस हिंदी के वाक्य की संरचना आपको करना होगा, तो आप करेंगे सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको लिखना होगा सबसे पहले सब्जेक्ट। और मैं के लिए जो सब्जेक्ट है आ रहा है यहाँ पर, मैं हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन के रूप में है, सर्वनाम के रूप में है मैं के लिए अंग्रेजी में वर्ड होता है आई। ये आई लिखा, फिर क्या आना चाहिए, वर्ब। यहाँ देखिए वर्ब नहीं आया, यहाँ किताब आया, ऑब्जेक्ट। मतलब हिंदी के वाक्य की रचना अलग और अंग्रेजी के वाक्य की रचना अलग। लेकिन अंग्रेजी के वाक्य की रचना इसी प्रकार होगी, हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, बीच में यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब आ सकती है अलग टेंस में, उसकी बातें हम करेंगे। आप तो इसको डिटेल में समझ लीजिए, आज बिल्कुल टू द पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि किसके बाद क्या आने वाला है, और हर एक शब्द को ध्यान दीजिएगा। हर एक हमेशा ये याद रखें, वो हमारी नॉर्मल लाइफ में भी होता है, न सिर्फ अंग्रेज़ी के लिए, कि हमें अगर किसी चीज़ का नाम पता है तो काम भी पता होना चाहिए, वरना हमारे जहन में या हमारे चेहरे में सवालिया निशान जाहिर होता है। कोई अननोन व्यक्ति हमारे घर के सामने खड़ा हो जाए और हम सडनली वी ओपन द डोर और हम दरवाज़ा खोलें, तो अगर वो अननोन है तो हमारे चेहरे पे सवालिया निशान आता है कि भाई हु आर यू, आप कौन हैं। लेकिन अगर कोई वो वेल नोन पर्सनैलिटी आए, कोई जानबूझ का फैमिलियर पर्सनैलिटी आए, तो फिर हम उसको देख के खुश हो जाते हैं और उसको हम वेलकम करते हैं। ठीक ऐसा ही अंग्रेज़ी की ग्रामर में होता है। जिन वर्ड्स को आपने सीखा है, सीख रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके नाम भी देखिए और उनके काम भी देखिए। जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये है कर्ता, ये सब्जेक्ट नाम हो गया और कर्ता उसका काम हो गया कि ये करने वाली चीज़ है। वर्ब क्या है, वर्ब, ये इसका नाम हो गया, काम क्या है, क्रिया है, एक्शन बताता है ये। और ये ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर वो प्रभाव डाल रहा है या जो करा जा रहा है, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है वो, कर्म। यही समझना है कि वर्ड्स को सीखें और वर्ड्स की उसके नाम को सीखें और उसके काम को सीखें। तो चलिए ये देखते हैं, यहाँ पर ये हो गया, सब्जेक्ट हुआ हमारा आई, और ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आई के साथ वर्ब में एस ई एस या आई ई एस नहीं लगता। किनके साथ लिखता है मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको एक वो लिख कर बता दूंगा कि इनके साथ एस ई एस या आई ई एस लगना है और बाकी के साथ नहीं लगना है, तो उसको नोट कर लीजिएगा आप। तो यहाँ नहीं लगा तो ये रीड आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, और ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया आ बुक। मैं किताब पढ़ता हूँ, हिंदी में सेंटेंस बन गया आई रीड आ बुक। ये जो आ है वास्तव में ये एक संख्या को बताता है। अगर उसकी इकाई एक ही है तो आ हमारा जो है मतलब एक अंक को जाहिर कर रहा है। अगर बुक्स हो गया तो बहुत सारी किताबें होंगी, जैसे आई रीड बुक्स, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, तो बुक्स भी हो सकता है और आ बुक हो रहा है। हमारा तो मकसद भी इसमें बात नहीं करना है, हमारा मकसद है ऑब्जेक्ट में बात करना। तो दैट इज़ द प्लेसमेंट ऑफ सेंटेंस। यही तो शब्दों की, यही तो सेंटेंस की बनावट हो गई। हिंदी का सेंटेंस की बनावट ये है कि पहले यहाँ पर कर्ता आया फिर कर्म आ गया, लेकिन अंग्रेजी में पहले कर्ता आता है फिर वर्ब आता है, लास्ट में कर्म आता है। यानी पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये जो है ये बनावट है, स्ट्रक्चर। अब किसी भी तरह का सब्जेक्ट ले लें आप। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिया वह किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यानी हमारा जो कर्ता है, करने वाला, वह के लिए अंग्रेजी में वर्ड आता है ही। अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, जो जेंडर हमारे हैं। तो हमने यहाँ पर ही लिया और ही के साथ देखिए वर्ब में एस लग गया। ये जो हमने आपको बताया है ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। कहाँ पर एस लग रहा है, कहाँ पर ई एस लग रहा है और कहाँ पर आई ई एस लग रहा है। इसमें कुछ शंका होगी तो फिर हम आपको और बता देंगे। तो देखिएगा इसमें ही रीड्स अ बुक, अगर किसी ने कहा ही रीड अ बुक तो ये गलत हो गया। अब मैं यही समझा देता हूँ, इसके पिछले वीडियो में भी आप देखेंगे मैंने बहुत क्लियर बताया है कि जिस प्रकार से नाउन सिंगुलर और प्लूरल नंबर में होते हैं उसी तरह से वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल में होती है। और सेम होता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर वर्ब आती है और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर वर्ब आती है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि नाउन को प्लूरल बनाया जाता है जबकि वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, फिर से सुनिएगा, कि जैसे नाउन हमेशा एक वचन होता है, बुक एक वचन,
बुक यानी किताब, किताबें बहुवचन, बुक्स, तो ये प्लूरल नंबर हो गया। मतलब यहाँ पर सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं। और वर्ब में क्या होता है, हर एक वर्ब प्लूरल मानी जाती है, बहुवचन, उसको सिंगुलर बनाया जाता है। कैसे? कभी एस लगाकर आवश्यकता अनुसार, कभी ईएस लगाकर और कभी आईईएस लगाकर। तो चलिए देखिएगा, ही रीड्स, यहाँ पर एस की आवश्यकता है तो ये रीड्स हो गया। अब यहाँ पर जितने भी सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट आएंगे, ध्यान दीजिएगा, जितने भी सिंगुलर एक वचन का सब्जेक्ट, एक वचन की क्रिया, एक वचन का सब्जेक्ट, एक वचन की क्रिया। अब यही सीख लें, प्रैक्टिस कर लें। ही भी आ गया इसी दायरे में, शी भी आ गया, ही आने वह है, शी आने वह है फीमेल के लिए। अब यहाँ पर तमाम सिंगुलर नंबर को जाहिर करने वाले सब्जेक्ट आ जाएंगे। जैसे मोहन, एक, सोहन, तो मोहन रीड्स, सोहन रीड्स, सीता रीड्स, गीता रीड्स, मोना रीड्स, माइकल रीड्स, आमिर रीड्स, जैद रीड्स। इस तरह के सिंगुलर नंबर के साथ में रीड्स ही बोलना होगा। लेकिन जब प्लूरल फॉर्म में आएगा तो ये जो है आई भी प्लूरल की फॉर्म तरफ व्यवहार कर रहा है। जैसे ही के अगर बॉयज, ये बहुवचन आ गया, प्लूरल नंबर आ गया, तो प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल नंबर की वर्ब ओरिजिनली फॉर्म में अपने बहुवचन में यानी प्लूरल रूप में होती है। तो बॉयज रीड, गर्ल्स रीड, टीचर्स रीड, यहाँ पर एस नहीं लगे। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जो आपसे कहा है पॉज करके इसको एक बार ढाल के देख लीजिएगा। याद रख लीजिए फार्मूला, एक वचन का सब्जेक्ट, एक वचन की क्रिया, एक वचन का सब्जेक्ट, एक वचन का वर्ब, बहुवचन का सब्जेक्ट, बहुवचन की वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल फॉर्म में ही होती है, उसे सिंगुलर बनाया जाता है। जब एक वचन का हम सब्जेक्ट करेंगे, मोहन, सोहन, सीता, गीता, कोई भी नाम, अ बॉय, अ गर्ल, अ चाइल्ड, अ टीचर, अ मैन, जितने भी सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट लेंगे सब में एस, ईएस या आईएस लगेगा। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका समाप्त। कोई ज़रूरत नहीं है आगे आपको इसको और ज़्यादा सोचने की। आपकी ज़रूरत केवल है, इट इज़ योर नीड टू मेक प्रैक्टिस एट होम रिपीटेडली, बार बार आपको करना पड़ेगा। यू शुड बी डू योर वर्क जस्ट लाइक अ परफॉर्मर। एक परफॉर्मर क्या करता है? कोई भी एक्टर है या कोई सिंगर है, क्या करते हैं? ये स्टेज में जाकर डायरेक्ट गाना शुरू कर देते हैं क्या? या कोई अगर एक्टर है तो क्या ये जाकर अपना एक्ट करने लगते हैं क्या? उनकी कैमरा स्टार्ट हुआ और बोलना शुरू हो गया? नो, उसके पहले इनको क्लासेस लेनी होती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इनको कोचिंग लेनी पड़ती है और उसके बाद इनको सारे जो उसके एस्पेक्ट्स हैं, जो उसकी कैरेक्टराइजेशंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारे पढ़ने के बाद वो आपके सामने एक्ट करते हैं। और हम चाह रहे हैं कि हम एक बार एक वीडियो देखें और हम अंग्रेज़ी बोलना और अंग्रेज़ी को समझना और सेंटेंस बनाना सीख लें। ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर कोई सोच रहा है तो मतलब ये है कि वो जो रिक्वायर्ड मेहनत है उससे बचने की कोशिश कर रहा है। यूँ तो फिर आप ज़िंदगी भर सीखते रहेंगे, कितने ही वीडियो देखते रहेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, कभी सीख नहीं पाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि आज फुल एंड फाइनल आप देखते रहिए इसी वीडियो को, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट आप सीख कर ही रहेंगे, नो डाउट एट ऑल। इसमें कोई शक की बात नहीं है। आज पॉजिटिव सेंटेंस बता रहा हूँ मैं आपको, फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊँगा कि इसको इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं। तो इस वीडियो को दूसरे वीडियो से लिंक करिएगा कि आज मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ, कल आपको नेगेटिव जब बताऊँगा और उसके बाद मैं प्रश्न बनाऊँगा, फिर उसमें कन्वर्सेशन भी सीखेंगे और सेंटेंस का फॉर्मेशन पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको केवल पॉजिटिव सेंटेंस में आज का कंसिस्ट कर रहा हूँ। आज इनको ही प्रैक्टिस में लाइएगा। जितना मैंने बोल कर बताया है उसको पॉज करके बार बार सुनिए और लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए और उसको देखिए, तो डेफिनेटली यू विल लर्न इट, नो डाउट एट ऑल। I read a book, he reads, she reads, मोहन reads, सोहन reads, गीता reads, a boy reads, a girl reads, a teacher reads। सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट आएगा ऐसे उसमें। अब आ जाइए आप, you read, सब्जेक्ट देखिएगा, you read, दे रीड, वे के लिए क्या आता है? दे आता है। ये कुछ चीज़ें तो आपको पता है।
THEY दे यानी वे, ये बहुवचन हो गया। यू अगर एक के लिए भी होता है तो हम आपके लिए या तुम के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं, तो बहुत सारों के लिए भी हम यू का या तुम का ही प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यू के साथ रीड ही आएगा, ये बहुवचन की तरह उसको व्यवहार किया जाता है। यहाँ देखिए, बॉयज़ रीड, गर्ल्स रीड, चिल्ड्रन बहुवचन है, चाइल्ड का प्लूरल नंबर चिल्ड्रन होता है, तो रीड आएगा यहाँ पर, देख लीजिएगा। अब इसके बाद में आपके ये सारे सेंटेंस बना लीजिए। मैं बाज़ार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, वह बाज़ार जाता है, ही गोज़ टू मार्केट। मैं फल खाता हूँ, आई ईट फ्रूट्स, वह फल खाता है, ही ईट्स फ्रूट्स। वह फल खाती है, शी ईट्स फ्रूट। बच्चे फल खाते हैं, चिल्ड्रन ईट फ्रूट। ये देखिएगा, पॉज कर करके देखिए, सेंटेंस को नोट करिए। एंड विदाउट राइटिंग यू विल नॉट मेक, कुछ नोट्स बना लीजिए, कुछ नोट कर लीजिए आप। देखिए, लर्निंग प्रोसेस जो है वो तो आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। आप ये मत सोचिए कि हमें बहुत कम मेहनत, क्योंकि परफेक्शन तभी आता है जब आपके अंदर सीखने का जज्बा हो और सीखने के बाद जब आप रूल्स में परफेक्ट हो जाएं। स्ट्रक्चर में परफेक्ट होंगे तो स्पीकिंग में भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप एकदम अपने आप को कंफर्टेबल जोन में पाएंगे, क्योंकि आपके फॉर्मूले कंप्लीट है। आपको मालूम है कि किस सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का कौन सा फॉर्म आने वाला है, तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने आप को मजबूत ही समझेंगे। अब एक और एग्जांपल लिया मैंने, आई गो, आई गो। अब इसमें कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं था तो मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, आई गो, मैं जाता हूँ। वह जाता है, वह जाता है, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, वर्ब के नीचे वर्ब और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, इसलिए मैंने डिटेल में लिख दिया है आज आपको। ये सब्जेक्ट है, ही। वर्ब क्या आएगी, गोज। क्या लगा इसमें, ES, अब ऐसे नहीं लगा, ES की ज़रूरत है, तो ये गो, और क्या लगा, ES, तो क्या लगाया हमने, गोज। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू ऑफिस, शी गोज टू ऑफिस, शी गोज टू मार्केट। वह बाज़ार जाता है, वह ऑफिस जाता है। बेशुमार सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, वर्ब कोई भी लेते चले जाएं और ज़्यादा बनाएं। अब मैंने एक एग्जाम्पल दिया है IES पर। मैं पतंग उड़ाता हूँ, आई फ्लाई अ काइट। मैं पतंग उड़ाता हूँ, आई फ्लाई। लेकिन जब ये सिंगुलर नंबर का आ जाएगा, वह पतंग उड़ाता है, देखिएगा, वह पतंग उड़ाता है, तो हो जाएगा ही फ्लाइज अ काइट, यानी वाई को यहाँ से रिमूव किया और IES लगाकर इसको एक वचन में लाया, सिंगुलर फॉर्म में लाया। देखिएगा, सिंगुलर फॉर्म में लाया गया है ये। तो वही फार्मूला याद करिएगा आप, एक वचन का सब्जेक्ट, एक वचन की क्रिया, बहुवचन का सब्जेक्ट, बहुवचन की क्रिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होना है केवल, और कहीं आपको ये दिक्कत नहीं आने वाली। अपने अंदर परफेक्शन यही लाना है, ताहू, ती है, ते हो वाले सेंटेंसेस में। आपने ये फार्मूला सीखा, मेरे साथ आप कई तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं, प्रैक्टिस करिए। अब जैसे मान लीजिए लड़कियां गाने गाती हैं, तो क्या हो जाएगा, लड़कियां, गर्ल्स, क्या है ये, बहुवचन है। और गाने के लिए कौन सी वर्ब आती है, गाने के लिए वर्ब आएगी, सिंग। एस लगेगा क्या इसमें, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि लड़कियां, गर्ल्स है, बहुवचन, तो वर्ब भी बहुवचन रहेगी। समझ लीजिएगा, नाउन के ठीक उल्टा होता है। नाउन में एस या IES लगाने पर वो बहुवचन बनता है, वर्ब में एस या IES लगाने पर वो एक वचन बनता है। केवल यहाँ पर ध्यान दीजिए, सारे सेंटेंस बन जाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस एक क्वेश्चन वाले बनाकर कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू स्कूल। तो कन्वर्सेशन के जो हमारे सेंटेंसेस हैं, आफ्टर लर्निंग स्ट्रक्चर्स यू विल बी एबल टू फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। यू विल बी एबल टू फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। आप किसी भी प्रकार के वाक्य बनाने में सक्षम होंगे। लर्निंग प्रोसेस है ये, आपको समय थोड़ा सा देना पड़ेगा। बग़ैर समर्पण के और बग़ैर हमारे कुछ वक्त को दिए हम कभी नहीं सीख सकते। यू कांट गो अगेंस्ट द नेचर। इंसान की प्रकृति क्या कहती है
कि प्रकृति ये कहती है कि वक्त दो और सीखो, वक्त दो और सीखो, वक्त दो और सीखो, समय लगाओ, टाइम लगाओ। और एक बार में नहीं सीखते, ये नेचुरल लॉ है, प्राकृतिक नियम है। यू कांट गो अगेंस्ट द नेचुरल लॉ। और याद होने के बाद भी आप नहीं भूल सकते, ये भी प्राकृतिक नियम है। हमारी कितनी बुरी यादें होती हैं हमारे जहन में, कई बार हमारे पास्ट में गुजरे हुए कुछ ऐसे हादसे या वाक़यात होते हैं, अगर हम उनको भूलना भी चाहें तो नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। लर्निंग को फर्स्ट टाइम में सीखना हमसे मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। इट इज़ ऑल्सो ह्यूमन नेचर, एंड आफ्टर लर्निंग यू विल नेवर फॉरगेट दैट इट इज़ ऑल्सो ह्यूमन नेचर। सीखने के बाद आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, ये भी ह्यूमन नेचर है। किसी ने कहा है कि यादें माजी छीन ले यारब। यादें माजी, माजी यानी भूतकाल, पास्ट टेंस। मुझसे भूतकाल की बातें कहता है छीन ले, यादें माजी छीन ले यारब। यादें माजी, पिछली यादें, यारब छीन ले मुझसे। यादें माजी छीन ले यारब मुझसे, मतलब पुरानी यादें मुझसे छीन ले, क्योंकि ये मुझे अभी नए ज़िंदगी में मुझे ये सही रहने नहीं दिया। यादें माजी अज़ाब है यारब। यादें माजी अज़ाब है यारब, यानी पिछली बातें मेरे लिए एक अज़ाब है। छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा, यानी मुझसे मेरी याददाश्त छीन ले। वो ईश्वर से ये तमन्ना कर रहा है कि यादें माजी अज़ाब है यारब, यानी पुरानी यादें मेरे लिए एक बहुत बड़ा पाप है, एक बहुत बड़ी तकलीफ़ का सामान है। छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा, यानी ऐ रब मुझसे मेरी याददाश्त छीन ले। तो ये है हमारे इस जहन का कमाल कि जब हम सीखना चाहें तो एक बार में सीख नहीं सकते, प्रैक्टिस मांगता है, और प्रैक्टिस जब हो जाए तो हम भूल नहीं सकते। तो हम जो नेचुरल लॉ, जो हमें ईश्वर ने, जो अल्लाह ने हमें जो लर्निंग प्रोसेस दिया है, उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश ना करें, उसके तरफ चले जाएं कि हम नेचुरल की तरफ जाएं। हमारी जो फितरत है, इंसान की एक फितरत है कि जब वो बार बार किसी चीज़ को सीख करता है तो सीख ही लेता है, और सीखने के बाद वो कभी नहीं भूलता। ये क्या है कि जब भी हम अंग्रेज़ी पढ़ने बैठें तो हम टेंस पढ़ना शुरू कर दें, टेंस पढ़ना शुरू कर दें, टेंस पढ़ना शुरू कर दें। तो इस तरह से तो हम ज़िंदगी भर सीखते ही रहेंगे, कभी सीख ही नहीं पाएंगे। तो आज मैंने आपको ये जो स्ट्रक्चर बताए हैं पॉजिटिव टेंस के, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपको लाइफ में कभी सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यू विल लर्न फॉर एवर। इसको आप हमेशा के लिए सीखने वाले हैं। तो अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द इसको आपको अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आपको नेगेटिव जितनी बातें मैंने आज की हैं वो कम करूंगा, क्योंकि आप इसको लिंक करके देखिएगा। तो नेगेटिव, इंटरैगेटिव एंड इंटरैगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस मैं आपको बनाऊंगा, और एंड हाउ टू यूज़ इन आवर कन्वर्सेशन, हमारी बातचीत में उसको कैसे प्रयोग में लाते हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। तो तब तक के लिए हम आपके से आज्ञा चाहते हैं। ऑल द बेस्ट। Please take care all of you.